ठीक, तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल आपने रिकॉर्ड करनी ही नहीं है, कैलकुलेट करे ना करे वो आप फारिग हैं, कोई काम नहीं है तो कैलकुलेट करते रहे। लेकिन बहरहाल बुक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करनी, इंटरनली जनरेटेड, जब तक आप किसी को बिजनेस को एक्वायर ना करें, परचेज ना करें। अब आ जाए, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल था। गुडविल रिकग्नाइज इक्वल्स द एक्सेस ऑफ। अब ये एक्सेस तो ज्यादा, इक्वल का मतलब है इन दोनों में से कोई अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ द सम ऑफ द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू of the consideration transferred, any NCI recognized any and any previously held equity interest in the acquiry। यार असल में ये दोनों बातें यहाँ पर ये इसी की कह रहा है कि अगर आपके पास जो कंसिडरेशन आपने ट्रांसफर किए और आपके नेट एसेट्स उससे कम है, बिलो है, ये बिलो की, अगर आपकी कंसिडरेशन ट्रांसफर करने से नेट एसेट्स बिलो है तो दैट इज कॉल्ड गुडविल, तब आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ नेट एसेट्स आपके ज्यादा हैं और कंसिडरेशन ट्रांसफर कम है तो आपके पास गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज है, नेगेटिव गुडविल के तौर पर समटाइम रिकॉर्ड होती है। यानी कि आप इसको बाज़ औक़ात बुक्स में या इधर उधर कहीं नजर आएगा तो गेन आपके पास बाज़ औक़ात इसको नेगेटिव गुडविल के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये इन दोनों एग्जाम्पल्स के सामने ही, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कैलकुलेट करेंगे रजिस्टर पे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये एग्जाम्पल वही थी, यहाँ से हमने टेस्ट। अब इससे रिलेटेड जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं और बिजनेस कॉम्बिनेशंस के प्रैक्टिकल इश्यूज में जाते हैं, और प्रैक्टिकली जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिकली कोई कंपनीज कर रही होती हैं, सम टाइम अकाउंटेंट्स या फाइनेंस मैनेजर्स को थोड़ी बहुत ट्रबल होती है, वो एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट, तो एक्विजिशन से रिलेटेड कॉस्ट है उसकी, उसका क्या करना है, ठीक है ना। तो अब आपके पास एक्विजिशन से रिलेटेड तीन टाइप की कॉस्ट आ जाएगी, इन्होंने क्लासिफाई किया है, सच एज फाइंडर्स फीस, प्रोफेशनल एंड कंसल्टिंग फीस आ गई, और इस कॉस्ट को हम जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में डाल देंगे, ट्रांसफर करेंगे, और एक्सपेंस एज इनकर्ड, यानी कि किसी से आपने, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से आपने कंसल्टेंसी ली, या कोई आपके पास है मर्जर कराने वाली कंपनी है उसकी फीस दी, या कोई रेगुलेटेड फीस है उसको पे किया आपने, तो वो तमाम फीस को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे ट्रांसफर कर, आसान सा काम है। नेक्स्ट कॉस्ट है इशू कॉस्ट फॉर सिक्योरिटीज फॉर आर अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। फर्ज करें कि आपने शेयर इशू किए हैं, अब शेयर इशू करने में बैंक्स को समटाइम्स या किसी पार्टी को अंडरराइटिंग कमीशन देना होता है, ठीक है, अंडरराइटिंग डील होती है, अंडरराइटिंग में जो पार्टी सेल करती है, ठीक, वो अपना कमीशन चार्ज करती है, लीगल आ गया, अकाउंटिंग, टैक्स, रजिस्ट्रेशन, ये सारी कॉस्ट आ गई, ठीक। ये सारी कॉस्ट को हमने क्या जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में ट्रांसफर करेंगे? द आंसर इज नो। यहाँ पर जो प्रोफेशनल फीस है ना और कंसल्टिंग फीस है वो तो ट्रांसफर कर देंगे, वो तो एक्सपेंस है। यहाँ पर जो आपके पास इस शेयर्स को इश्यू करने से रेलेवेंट जो रिलेटेड कॉस्ट है ना, वो आपके पास इक्विटी इश्यू कॉस्ट है, ठीक है ना, और उसको आपने क्या करना है, रिड्यूस एडिशनल पेड इन कैपिटल, ठीक, उसको आपने अलग रिकॉर्ड करना है, इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं करना। थर्ड आपके पास डेट इश्यू कॉस्ट आ गया, आर रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट एज डायरेक्ट डिडक्शन फ्रॉम द फेस ऑफ द अमाउंट ऑफ द डेट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, डेट इशू कॉस्ट कौन सी हो सकती है, जब आपने बॉन्ड्स इशू किए, तो बॉन्ड्स इशू करने के लिए भी तो कोई कॉस्ट आएगी, तो वो आपके पास डेट इशू कॉस्ट है, और उसको हमने फेस ऑफ द डेट फर्स्ट करेंगे, 2 मिलियन की रिकवरी हुई, उसी में से आप उसको लेस कर देंगे, ठीक है। तीन टाइप की कॉस्ट है यहाँ क्लासिफाई कर दी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिकली आपने यहाँ पर क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेटेड कंबाइंड करके बनाना है, वो जो इशू पहले बताया था कि ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट करना है, जो प्रॉफिट्स इनके दरमियान हो रहा है उनको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में क्या कह रही है बुक, व्हेन वन एंटिटी पेरेंट कंट्रोल्स अनदर सब्सिडियरी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी इशूड बाय द पेरेंट रिगार्डलेस ऑफ द परसेंटेज ऑफ ओनरशिप। अच्छा, अगर आपको ग्रेटर देन 50% है तो तब पेरेंट कहलाएगा। अच्छा, रिगार्डलेस ऑफ दी परसेंटेज, तो ये मुझे नहीं समझ में आई बात, उसको कहना चाहिए था ग्रेटर देन 50% है, तो वो सरल जो चले, इनका अपना कॉन्सेप्ट है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि अगर आप 60% पे है तब भी आपने कंबाइंड करने, कंसोलिडेट करने हैं, तो चाहे अगर आप 90% पे तब भी आपने कंसोलिडेट करने। Consolidated reporting is required even when majority ownership is indirect, when a subsidiary holds a majority interest in the another subsidiary।
यार ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या चीज है, ये थोड़ा सा कोई समझा सकता है कि डायरेक्ट कंट्रोल और इनडायरेक्ट कंट्रोल, डू यू हैव एनी कॉन्सेप्ट यार कि डायरेक्ट कंट्रोल क्या और इनडायरेक्ट कंट्रोल क्या है? चले हम इसको यहाँ पे इसी में समझा देते हैं। सर मैं बताऊं, जी बोले। सर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है पेरेंट, ए कंपनी पेरेंट है बी कंपनी की, और बी कंपनी है पेरेंट सी कंपनी की। तो ठीक, जो ए कंपनी और सी कंपनी का रिलेशन है ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। बेहतरीन यार बेहतरीन, बहुत अच्छे। ठीक है, कौन बशीर साहब है? जी सर। अरे ये वैसे सीए में पढ़ा हुआ तो नहीं है, सच सच बता। है सर, पढ़ा हुआ तो सब भूल गए हैं, लेकिन अब ये हाँ, प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें। अच्छा ये आपको एज मिल जाता है ना वो आर्टिकल, वो जो सीए में पढ़ा हुआ थोड़ा सा। जी हाँ, जी हाँ। चले बहरहाल हम सबको साथ देखें, अगर ए कंपनी ने बी कंपनी में शेयर्स परचेज किए हैं और फर्ज करें कि इन्होंने 60% ले लिया, हम 60% के फिगर ले लेते हैं, ठीक है ना, तो ये आपके पास डायरेक्ट कंट्रोल है। ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट कंट्रोल है, यानी कि ये कंपनी ने इसमें परचेज किया तो डायरेक्ट कंट्रोल है। अब बी कंपनी ने यहाँ परचेज किया है 60% या 70% कर ले, ठीक है। बी कंपनी ने सी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, बी कंपनी ने सी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो अब ए इनडायरेक्टली इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या हुआ कि ए कंपनी तो बी कंपनी के शेयर्स दिए हुए, लेकिन बी कंपनी ने 70% इसके लिए हुए, तो बेसिकली ए इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, किसको? सी को कर रहा है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पहले हमें समझ में आया। वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये दोनों सूत्रों में आपको क्या करना है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही बनानी है। चले ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये बात तो यहाँ क्लियर होगी। अब यहाँ क्या कहता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ पेरेंट विद वन और मोर सब्सिडियरीज। The present amounts for the parent and all its subsidiary if they were a single economic entity। हालांकि ये तीनों सेपरेट एंटिटीज हैं, अलग अलग है, और तीनों अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अलग अलग बनाएंगे, लेकिन आपने इनके कंबाइंड स्टेटमेंट्स बनाने और एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी के तौर पर, ठीक है। चलें ये भी क्लियर हो गया, बेसिक थ्योरी है सिर्फ। रिक्वायर्ड कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, इसको अभी डिस्कस करते हैं। Even if the two entities remain legally separate, the financial statements are more meaningful to users if they see the effects of control by one over the other। तो अब आपके पास बेसिकली ये यूजर्स के लिए बना रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं या जो भी है, जो इंटरेस्टिंग पार्टीज हैं जितनी भी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी इन्वेस्टर्स हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या है, कौन बताएगा? हाँ यार, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कोई आइडिया? चलें इसको भी हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। फर्ज करें कि मेरे मामू हैं, फर्ज नहीं कर लेते हैं, मतलब ठीक है ना, तो वो खैर तो वो है यहाँ लाहौर में, लेकिन चले हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं कि वो कनाडा में रहते हैं, ठीक है ना। एक अजम्पशन केस स्टडी है, वो कनाडा में रहते हैं और पाकिस्तान आ ही नहीं रहे, उनके बच्चे फैमिली सब कनाडा में ही है, और उनके एक दो जो घर हैं या रेजिडेंस हाउसेज हैं वेरिया वेरिया में, वो फारिग पड़े हुए हैं, वो काम ही नहीं है उनका, ना वो रेंट पे देना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा यार जावेद साहब ये आप ले लें यार, यूज कीजिएगा, मैं अगले 5 साल तक आने का इरादा नहीं है, 5 साल बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर आके देखेंगे। वो कह के चले गए, 5 साल तक कंफर्म देंगे कि भाई आप ही के पास है। अब आप मुझे बताएं, वो जो बहरिया टाउन का घर मुझे दे गए हैं, इसको यूज कौन कर रहा है? मैं जावेद साहब। लीगली पेपर पे वो किसका है? वो मेरे मामू का है। तो क्वेश्चन ये है कि फॉर्म जरा गौर से देखिएगा, फॉर्म मतलब लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म मतलब ये ओनरशिप किसकी है? वो तो मेरे मामू की है। मगर सब्सटेंस का मतलब ये है कि बेनिफिट कौन ले रहा है? वो तो मैं ले रहा हूँ 24 आवर्स पूरे थ्रू आउट द ईयर। तो आपके पास सब्सटेंस ओवर फॉर्म, लीगल फॉर्म खत्म हो जाती है, जो बेनिफिट ले रहा होता है उसको कंसिडर करते हैं अकाउंटिंग रिपोर्टिंग के अंदर, ये रूल है।
अच्छा, अब ये रूल तो, ये केस स्टडी तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए, आपको लीगल फॉर्म को समझाने के लिए केस स्टडी बनाई है। अब आप बोलेंगे यार ये मामू के रिलेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो करेंगे, यार इसको हटा देते हैं। अब हम प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं कि फर्ज करें कि एमसीबी बैंक है, पहले आपको जरा फॉर्म समझ में आ जाती है इसके बाद। अब ये मैं हो गया जावेद साहब, मैंने, बल्कि जावेद साहब भी नहीं, एक्स वाई कंपनी ले लेते ज्यादा बेहतर है ना। ये एक्स वाई कंपनी आ गई। अब एक्स वाई कंपनी ने एमसीबी से लीजिंग पे कार ली है, पढ़ चुके हैं वैसे, और ये तो अब आप आसानी से जवाब दे देंगे। अब कार का ओनर एमसीबी है, मालिक इसके पास है, और हमने जब लीजिंग पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज दोनों टॉपिक्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट करें कि फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज का मतलब है कि ये रिकॉर्ड करेगा लेजी, मगर लास्ट पेमेंट के बाद ये ओनरशिप ट्रांसफर करेगा। लास्ट पेमेंट तक ओनरशिप एमसीबी के पास है, इसके बावजूद फाइनेंस लीज की वजह से इसको ये रिकॉर्ड ये कर रहा है। यानी कि अकाउंटिंग में सब्सटेंस ओवर फॉर्म है। अकाउंटिंग ये कहती है कि भाई ओनरशिप किसी के पास भी आप छोड़ दें, लेकिन बेनिफिट चूंकि ये ले रहा है तो भाई ये कार इसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी, इसके बाद नहीं आएगी। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, लीगल फॉर्म को आप हटा दें, बेनिफिट कौन ले रहा है, वो एक्स वाई कंपनी यूज कर रही है कार को, लिहाजा वही उसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी। दिस इज द रीजन, ठीक है। इवन इफ द टू एंटिटीज रिमेन लीगली सेपरेटली, हालांकि यहाँ पे दोनों एंटिटीज अलग अलग है, लेकिन चूंकि बेनिफिट तो ए ले रही है, इसीलिए सब्सटेंस ओवर फॉर्म की लॉजिक अप्लाई की गई है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये थ्योरी और बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गए, ये बेसिक थ्योरी से रेलेवेंट है। अच्छा, कंसोलिडेटेड प्रोसीजर, यार ये पता नहीं आप लोग में से कितने लोगों ने किया है कितना नहीं किया है। यानी कि जब आप फर्स्ट करें ए और बी के कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसमें से जो ट्रांजेक्शन्स है उनको हम एलिमिनेट करते हैं, उनका प्रॉफिट वगैरह। अच्छा, उसको करना क्या होता है यहाँ हम डिस्कस करते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि समरी से समझाने की। कंसोलिडेटेड प्रोसीजर में कंसोलिडेशन प्रोसेस बिगिंस with the parent only and subsidiary only adjusted trial balances. The following steps must be performed when preparing consolidated financial statement. जब आप consolidated financial statements बनाते हैं तो ये steps आपको follow करने। All line items of assets, liabilities, revenues, expense, gains, losses, and OCI items of a subsidiary are added item by item to those of the parent. These items are reported at the consolidated amounts. चलें जनाब, हम इसको कोशिश करते हैं या समझाने की, ठीक है। फर्ज करें कि सेल्स आ गई, फर्ज करें कि सेल्स आ गई आपके पास, और यहाँ पर हमारे पास आ गई पेरेंट कंपनी बी, और यहाँ पे आ गई सब्सिडी, सब्सिडी कह रहे हैं, ठीक है ना, एसयूबी कर देते हैं। इसकी सेल्स है 2 लाख रुपए, और इसकी सेल आपके पास आ गई 1 लाख रुपए। इसके बाद आपको पता है कि इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, फिर जीपी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, शॉर्ट वर्ड्स में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये इस तरीके से लाइन से आपके पास इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट आ गया। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया दोनों का। अब जब आप कंबाइंड कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे दोनों की कंबाइंड, तो आपने हेडिंग क्या देनी है, ये इस तरीके से कंबाइंड में इस तरह चलेगा सेल्स। अब अगर इन दोनों के दरमियान कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, लेट सपोज अज्यूम करते हैं कि नहीं हुआ कोई भी ट्रांजेक्शन, ठीक है ना इन्होंने गुड्स बेची है, ना कोई फिक्स एसेट सेल हुआ, अजम्पशन है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जब आपके पास सेल नहीं हुई, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो फिर आपने 1 बाय 1 दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना। ये आपके पास 3 लाख हो गए, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से ये, अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ऑल द लाइन आइटम्स ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज। अभी तो इस वक्त हम सेल्स को बना रहे थे, तो ये रेवेन्यूज है, यानी कि इसके और इसके आपने दोनों को सामने रखना है, और 1 बाय 1 करके आप ऐड करते हुए चले जाएंगे। इसी तरीके से बैलेंस शीट है, तो अगर मैं बैलेंस शीट को कहता हूँ कि फर्ज करें कि क्या अकाउंट रिसीवेबल या इन्वेंट्री ले लें, आप अकाउंट रिसीवेबल ले लेते हैं, हम चलें।
ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आ गया। अब यहाँ पे दोनों कंपनी का, इसका और इसका, और जब दोनों के दरमियान कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, दोनों कंपनीज के दरमियान ट्रांजेक्शन नहीं है, तो फिर आपने दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक एक करके सबको क्या करेंगे, इसी तरीके से एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस सबको ये ट्रीटमेंट करनी है बेसिकली। और इसके लिए आपको प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं हुआ तो मेरे पास सीए के दूसरे बॉडीज के क्वेश्चंस हैं, वो मैं शेयर कर सकता हूँ बाद में। These items are reported at the consolidated amounts. अच्छा, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है, the periodic net income or loss of consolidated subsidiary attribute to NCI is presented separately from the periodic net income or loss attributable to the shareholders of the parent. NCI से relevant जो information है वो आपने separately बतानी है। All the equity amounts of the subsidiary are eliminated, और आपने तमाम अमाउंट्स को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, नॉट प्रेजेंटेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सब्सिडी की इक्विटी नहीं बतानी आप। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सब्सिडी का जो कैपिटल है, फर्ज करें कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ शेयर कैपिटल, ठीक है। अब शेयर कैपिटल दोनों कंपनीज का आ रहा है, इसका कैपिटल 5 लाख रुपए आ गए, ठीक है, और इस कंपनी का कैपिटल आपके पास आ गया फर्ज करें कि 3 लाख रुपए। तो अब जब आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो इस कैपिटल को तो आपने लेना ही नहीं है, यानी कि ये तो आएगा ही नहीं सिरे से। अब जो आएगा ना वो ये आ जाएगा। अब आप बोलेंगे जब हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो भाई आपने इसको जो 70% है ना वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, और जो रिमेनिंग फर्ज करेंगे 80%। तो अब मैं जरा शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, वैसे उसकी प्रेजेंटेशन अलग तरीके की है। इसका 80% 240 आ गया, वो यहाँ आ जाएगा। अब जो बाकी 20% आपने नहीं लिया, ठीक है ना, 62,000 वो एनसीआई के साथ यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इस जगह। इस तरीके से प्रेजेंटेशन आएगी। ये कैपिटल नहीं आएगा, कैपिटल एक ही आएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। No investment in subsidiary account is presented in the consolidated statement since all the assets and liabilities of the assets are reported. क्योंकि जब आपने पेरेंट कंपनी के पास यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी, ये एसेट्स यहाँ बैलेंस शीट में आएगी, सॉरी एसेट्स की, तो पेरेंट कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट का डेबिट है वो भी नहीं आएगा। अगर इसका कैपिटल नहीं आएगा तो इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। एंट्री क्या पास करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, नहीं सॉरी, ये इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं आपके पास। पहले थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, हम इसको समझा देते हैं। पी कंपनी जब इन्वेस्टमेंट परचेज करेगी तो एंट्री क्या पास करेगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, ठीक है, और कैश क्रेडिट। सब्सिडरी कंपनी क्या करेगी, कैश डेबिट, और क्रेडिट क्या करेगी, शेयर कैपिटल। अगर हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि आपके पास शेयर कैपिटल ये 100% ले लिया, तो ये क्रेडिट और ये डेबिट आपस में क्या होगा, अगर दोनों एंट्रीज को कंबाइन करूंगा तो ये डेबिट और ये क्रेडिट आपस में कैंसिल हो गए, इन्वेस्टमेंट डेबिट और ये शेयर कैपिटल भी आपस में कैंसिल हो गए। तो वो आपने बेसिकली इन दोनों को क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना, ये दोनों नहीं आएंगे। ये दोनों पॉइंट्स का मकसद यहाँ पर ये 3 और 4। Goodwill recognized at the acquisition date is presented separately as identifiable। हाँ, अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि 100 अगर इन्होंने 1000 रुपए दिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर और शेयर कैपिटल 90 रुपए का, तो 10 रुपए की गुडविल आ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है, और इस प्रोसीजर को मजीद समरी करने के लिए मैंने ये पिक्चर भी पेस्ट की है यहाँ पर। यहाँ पर आपके पास है कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट है, आपने वर्किंग किस तरीके से करनी है, 1 बाय 1 इसका स्टेप है बुलेट्स में, ठीक है। सेल्स वगैरह को रिमूव करना है आपने, दरमियान में अनरियलाइज प्रॉफिट्स हैं, तो ये 1 बाय 1 आप इसको रीडिंग करेंगे तो बाकी बातें भी क्लियर हो जाती हैं। मजीद जो इसके यहाँ के पॉइंट्स से क्लैरिफिकेशन अगर, ठीक है। नेक्स्ट, एनसीआई इज रिपोर्टेड सेपरेटली इन वन लाइन आइटम इन द इक्विटी सेक्शन। आपने इक्विटी सेक्शन के अंडर में शो करना है। इट मस्ट बी एडजस्टेड फॉर इट्स प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ द सब्सिडीज नेट इनकम और नेट लॉस फॉर द पीरियड। Dividends declared by the subsidiary और items of OCI recognized by the subsidiary। अब यहाँ पर देखें, आपने NCI को यहाँ शो करना है। यहाँ पे हमने आपको एक इसकी प्रेजेंटेशन कोशिश की है जिसमें उसको ये भी क्लियर हो जाए कि कहाँ आएगा। ये पूरा इक्विटी ब्लॉक है, ये आपके पास चल रहा है, और ये आपके पास यहाँ पर NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ गया। पहले प्रेफर्ड स्टॉक है, फिर कॉमन स्टॉक है, फिर रिटेन अर्निंग का एरिया है,
और उसके बाद ट्रेजरी स्टॉक जो कंपनी ने खुद परचेज कर लिया, और लास्ट में ये एनसीआई के एरिया आ गया, तो टोटल इक्विटी का ब्लॉक बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास ट्रांजैक्शन इनकम एक्सपेंसेस मस्ट बी एलिमिनेटेड इन फुल। ये जो डायग्राम आपको लास्ट शीट में बताई है, इसकी जो वर्किंग है, आपने सारे ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट करना, रिमूव अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स है। तो ये इसी की एक्सटेंशन थ्योरी यहाँ लिखी हुई है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप उसमें जो ऑपरेशंस है, रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड कैश फ्लोज आ रहे हैं, सबको आपने एलिमिनेट करना है और सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी के तौर पे लेना है। तो ये आप एक दफा अगर आप इसको रीड करेंगे, जो आपको एक्सप्लेन किया गया वो इसी का ही पार्ट है। और मेरे ख्याल से इसके बाद एग्जाम क्वेश्चंस अभी पेश दिए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम क्वेश्चंस भी अरेंज करेंगे और उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। लेकिन आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में, 1 से 2 मिनट में। मेरे ख्याल से होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बस 1 से 2 मिनट के बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये नया टॉपिक आ गया स्क्रीन पे आपकी। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज। अच्छा, ये नॉर्मली हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने कभी अगर लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो उसमें ये अक्सर नजर आते हैं, लेकिन हम इसको इतना केयर नहीं करते। लेकिन मैं समझता हूँ जब आप किसी कंपनी के सीएफओ बन जाएंगे तो आपको ये तमाम पॉइंट्स को बहुत केयरफुली कंसिडर करना है। पहली आईडी कि आपके पास क्या है, परचेज कमिटमेंट। व्हाट इज, इसमें देखिए टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस में वारंटी, गारंटी, ये भी हम आते हैं कि वारंटी और गारंटी में क्या डिफरेंस है। पहला टॉपिक आपके पास है परचेज कमिटमेंट। परचेज कमिटमेंट क्या होती है आपके पास? A commitment to acquire goods in the future is not recorded at the time of agreement. The goods are recognized as inventory when they are received. अच्छा, आपने किसी को यूएसए को सप्लायर है, आपने कॉल करके कह दिया था कि यार 2 महीने के बाद हमारी गुड्स हमें सेंड कर देना। उन्होंने कहा ठीक है, आपको ऑर्डर लाइन में लगा दिए, तो बस इंशाल्लाह जैसे नंबर आएगा तो हम यहाँ से डिस्पैच कर देंगे। इसी दौरान जो है ना कोविड आ गया, और कोविड के बाद जो इम्पोर्ट थी वो स्टॉप हो गई, सारे दुनिया के काम स्टॉप हो गए। 4-6 महीने के लिए फ्लाइट्स या वो सी कार्गो था वो भी बंद कर दिया। 4-5 महीने के बाद जब उन्होंने आपको गुड्स रवाना की तो वो गुड्स की कॉस्ट कम हो गई। आपने जो बुक किया था, ऑर्डर बुक कर चुके थे, वो कोई और प्राइस थी। अब होगा क्या, करना क्या? अब यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पर ये राइट साइड में 2 चीजें समझते हैं, कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट और नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट की तो कोई एंट्री पास ही करनी ना भाई, आपने फोन करके कह दिया अब हम नहीं परचेस कर रहे हैं। लेकिन अगर फर्ज करें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल है और नॉन कैंसिलेबल है, कि आपने कैंसिल नहीं कर सकते, और अगर कैंसिल करेंगे तो आपको पेनल्टी पे करनी है, अगर इस किस्म की ट्रीटमेंट है तो फिर क्या होगा? चले हम इसको जरा आसान समझते हैं। ये इस एग्जाम्पल को देखते हैं जरा सा, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर को देखें। ठीक है, फर्ज करें दी परचेज कमिटमेंट लॉसेस कैलकुलेटेड। अभी यहाँ पे सिर्फ नंबर्स को समझते हैं और बाकी बातें हम पढ़ते हुए आएंगे, एंट्रीज पढ़ते हुए आएंगे। आपने एंट्री ये 2-3 चीजें नहीं देखती, सिर्फ नंबर्स को समझना है, ठीक है ना, ताकि नंबर से हमें बात बात समझ में आ जाए, बाकी चीजें हम चलते रहेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, आपने 4000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया और रेट है 2.25 का रेट आपने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है ना। अच्छा, 2.25 आपके पास रेट है, टोटल अमाउंट बन रही है 9000, ये कॉल करके आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। फर्स्ट करें कि 1 से 2 महीने के बाद जब गुड्स आपके पास पहुंचने लगी तो उनकी प्राइस कम हो गई और इसकी रेट 2 आ गई, तो 4000 इंटू 2 तो आपके पास 8000 है, तो 1000 का लॉस हो गया। अब आपने जो कमिटमेंट की थी कि भाई हमने 9000 देने, वो देने तो वही है आपके पास, तो परचेज कमिटमेंट लॉस आपके पास कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस माइनस मार्केट वैल्यू है। पहले तो आपको लॉजिक समझ में आया ना कि भाई परचेज कमिटमेंट होता क्या है। आपने कॉल करके या कैंसिलेबल नॉन कैंसिलेबल एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, कैंसिल नहीं हो सकता, अगर होगा तो पेनल्टी लगेगी, वो एक अलग चार्जेस है, वो एक अलग लॉस है। जो गुड्स आपके पास आई हैं और जब आपने रिसीव किए हैं तो 1000 का लॉस आपको हो गया, तो ये आपके पास बेसिकली परचेज कमिटमेंट लॉस है, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ फिर पढ़ते हैं हम, कमिटमेंट टू एक्वायर गुड्स इन द फ्यूचर इज नॉट रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस वक्त तो रिकॉर्डिंग करते ही नहीं एंट्री अकाउंटिंग की। द गुड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इन्वेंटरी व्हेन दे आर रिसीव्ड। जब आप गुड्स रिसीव करेंगे तो एंट्री पास करेंगे, और आपने जो कमिटमेंट कर ली थी वो लॉस होगा तो उसकी एंट्री पास करेंगे हम। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बट लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन फर्म्स नॉन कैंसिलेबल परचेज कमिटमेंट इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स इज लेस देन द कमिटमेंट प्राइस। ठीक है ना, ये जो आपको लॉस निकाल के ये बता रहा है, ये फॉर्मूला नीचे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मार्केट वैल्यू लेस की तो लॉस आ गया आपके पास। अब इसी तरीके से ये उसी की एक्सप्लेनेशन है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर ये सी में कह रहा है, मटेरियल लॉसेस एक्सपेक्टेड ऑन परचेज कमिटमेंट्स आर मेजर्ड इन द सेम वे एज इन्वेंटरी लॉसेस रिकॉग्नाइज्ड एंड सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। अब स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर ठीक है, ये जो आप परचेज कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी की बात होगी कि अगर हमारी वो मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी तो उसमें तो ये ट्रीटमेंट होगी। मैन्युफैक्चरर कंपनीज या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, क्या उस पर भी ये लॉजिक एप्लीकेबल है? द आंसर इज यस। चले हम इसकी एक एग्जांपल, यहाँ पे भी ये ड्राइव है, ये रही। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई हो जाए। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आपने बुक की थी 100,000 की, और अकाउंट्स पेबल आपने रिकॉर्ड कर दिया था 100,000, आपने ऑर्डर बुक प्लेस कर दिया, और यहाँ पर आपके पास आ गया अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। और जब ये आपके रॉ मटेरियल की गुड्स पहुंची तो वो 10,000 की अमाउंट कम थी। लॉस ऑन परचेज कमिटमेंट, यहाँ पे 90,000 रुपए की वैल्यू की इन्वेंट्री आई डेबिट साइड पे, ये वाली जब आपने रिसीव की, तो फिर यहाँ पर लॉस ऑन परचेज कमिटमेंट को डेबिट कर देंगे और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगी। क्योंकि आपने कॉल करते वक्त तो 100,000 से रिकॉर्ड कर दी थी, मगर जब आपने रिसीव की तो वो 90 की, सॉरी 1 लाख की नहीं थी, 90,000 की थी, तो 10,000 का लॉस हो गया। वो जो लॉस है तो लॉस ऑन परचेज कमिटमेंट डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये रॉ मटेरियल पर भी वैसे ही एप्लीकेबल है जैसे हमारे पास इन्वेंट्री पर एप्लीकेबल है। द रीजन फॉर द करंट लॉस, सेम इन्वेंट्री के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना, दी एंट्री आपके पास ये नीचे मैंने करके बता दिया, इसी की कोई आपके पास उसी का पैटर्न है, फॉर्मेट है, उन्होंने बना दिया। द नेचर एंड द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन मस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन द नोट्स। अच्छा, ये आपने इसकी एक्सप्लेनेशन नोट्स टू द अकाउंट्स वगैरह में वो आपने शो करना है। फुट नोट्स हैं या नोट्स टू द अकाउंट्स में इसकी कहीं प्रेजेंटेशन तो 100% नहीं है, लेकिन ये आपके पास आ गया, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस आ गए। ठीक है ना, यहाँ पर आपने परचेज ऑब्लिगेशन एंड कमिटमेंट्स का नोट बना के इसकी अमाउंट और साथ ही इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे नोट में मेंशन कर देनी है कि आपने क्या किया था, कब ऑर्डर प्लेस किया, क्या रीजन थी। एक पैराग्राफ आता है छोटा सा 2-4 लाइनों का, ठीक है ना, वो मेंशन करना। तो बेसिकली दिस इज द परचेज कमिटमेंट। परचेज कमिटमेंट की नेक्स्ट ये एग्जांपल आप खुद करेंगे मेरे ख्याल से। आपको मैंने यहाँ पे ये मैं भेज भी दूंगा आपको नोट्स, ये आपको मंडे के दिन मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से मैं सेंड नहीं कर सकूँगा। इंशाल्लाह मंडे की शाम तक आपको मिल जाएंगे नोट्स। ठीक है, बाकी कोशिश ये है कि ये बहुत आसान हो, आप आसानी से सिर्फ पिक्चर देख के आपको मेमोराइज्ड हो जाए, मेरी अब कोशिश ये है नेक्स्ट। तो ये एग्जाम्पल आप ट्राई करेंगे। अच्छा, अब वारंटी पे आ जाते हैं कि वारंटी क्या चीज होती है। अच्छा, वारंटी में और गारंटी में डिफरेंस है, ये अच्छी खासी एज तक मुझे भी नहीं पता था। ये जब सीए में लॉ पढ़ना शुरू किया ना, वहां जाके समझ में आया कि वारंटी अलग होती है, गारंटी अलग होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपके पास आ गया कि वारंटी और गारंटी कहाँ गए सर, हम यहाँ आ रहे थे ना। ये इसको देखिए, वारंटी क्या है, गारंटी ऑफ रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। इसमें वारंटी हम उसको कहते हैं कि यार आपको प्रोडक्ट अगर खराब है, हमने जो आपको दे रहे हैं अगर प्रॉपरली उस जो कमिटमेंट हमने आपसे की है जिस फंक्शंस के हिसाब से काम करेगा, अगर वो नहीं कर रहा तो या तो रिप्लेस कर देंगे या रिपेयर करके देंगे। दो दो कंडीशंस इसके एप्लीकेबल हैं। या पार्शियल, अगर कुछ कोई एक आध पार्ट काम नहीं कर रहा तो वो रिपेयर कर देंगे या पार्टली पेमेंट वापस कर देंगे। ठीक है, गारंटी क्या है, प्रॉमिस मेड बाय द सेलर दैट द प्रोडक्ट्स इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। यहाँ पर आपके पास सेलर पर्सन इन्वॉल्व है, वो गारंटर गारंटी दे रहा है, पर्सनल गारंटी है कि यार मैं श्योरिटी देता हूँ कि ये ठीक है। ठीक, चले गारंटी और वारंटी के बाद हम आ जाते हैं वारंटी पे। अच्छा, वारंटी से पहले एक सवाल है मेरा
फर्ज करें कि मैं एक लैपटॉप परचेज करने जा रहा हूँ, या मैं कोई एलईडी या एलईडी टेलीविजन परचेज करने जा रहा हूँ, तो वारंटी लेकर आऊंगा। मतलब फर्ज करें कि उसने मुझे खुश करने के लिए 2 साल की वारंटी दे दी या 1 साल की वारंटी दे दी कि सर 1 साल तो कुछ भी नहीं होगा, अगर कोई पार्ट्स काम नहीं करेगा तो आपको रिपेयर करके दे देंगे, ठीक है, और अगर पूरे रिपेयर ना कर सके तो आपको रिप्लेस कर देंगे। ये एक उससे कमिटमेंट की और मैं प्रोडक्ट लेकर आ गया। अब कंपनी बैक एंड पे क्या करेगी? उन्होंने तो मुझे एलईडी दी, मैं लेके आ गया। कंपनी क्या करेगी? आप कंपनी के अकाउंट्स मैनेजर हैं या फाइनेंस मैनेजर हैं, जहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी है, तो फिर वहां पर आपके पास क्या ट्रीटमेंट क्या होती है? चले पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इस एग्जाम्पल के बाद थ्योरी पढ़ते हैं तो जरा जल्दी समझ में आती है। In 2005, Denson Manufacturing Company sells 10,000 washers and dryers at an average price of 600 each. इन्होंने नंबर ऑफ कितने 10,000 वॉशर्स को सेल कर रहे हैं। The selling price includes 1 year warranty on parts. It is expected that the 500 units, 5% will be defective, and that warranty repair cost will be average $80 per unit. The calculation of estimated product cost on 2002 sales is as follows. अच्छा, अब आपने इसकी वारंटी कैलकुलेशन करनी है कि भाई कितनी एक्सपेंस हो जाता है या कितनी वारंटी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है हम पर। अब ये कैसे कैलकुलेशन होगी? सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, यहाँ मेरा कर्सर है। एस्टिमेटेड लास्ट ईयर कितने हमने रिपेयर किए थे? 5%। ये प्रीवियस डाटा रिकॉर्ड से हम निकाल लेते हैं। यार हमने 100 बेचे थे तो 5 लोग आए, बाकी 95 तो सक्सेसफुल वो अपना प्रोडक्ट यूज करते रहे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन गेट द डाटा। टोटल एस्टिमेटेड डिफेक्टिव यूनिट्स कितने थे? आपने 10,000 यूनिट्स पे अप्लाई किया तो 500 यूनिट्स से रिपेयर होने के चांसेस हैं। एवरेज वारंटी कॉस्ट कितनी है रिपेयर की? $80 है, तो आपने $40,000 रिजर्व कर दिए, बुक कर दिए वारंटी लायबिलिटी के तौर पर। यार इसके चांसेस हैं कि यार ये हो सकता है 40,000 एक्सपेंस आ जाए। अच्छा, अब एक इशू है, इसको आगे जाके डिस्कस करते हैं और समझाते हैं जरा डिटेल से बाद में। चले अब इसको पढ़ते हैं। Warranty is a written guarantee of the integrity product or service. The seller also agrees to repair or replace a product, refund all or part of the price or provide additional service. ये तो उसकी definition आ गई, आपको concept आ गया। A warranty is customarily offered for a limited time such as 2 years. अच्छा, ये यहाँ पे clarify कर रहा है कि वारंटी जो है ना 5, 10, 15 साल की नहीं है, ये लिमिटेड टाइम पीरियड की होती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। It may or may not be separate. अच्छा, ये साथ हो भी सकती है, साथ नहीं भी हो सकती, दोनों पॉसिबिलिटीज। A warranty that provides a customer assurance that the product will function as expected in accordance with the agreed upon specification is an assurance type warranty. अब यहाँ पर ये आपको एक कैटेगरी बता रहा है, 2 टाइप की कैटेगरी है वारंटी के आगे जाकर, एक अश्योरेंस टाइप वारंटी और एक आपके पास आ जाएगी सर्विस टाइप वारंटी। दोनों में आपको डिफरेंस समझना है पहले। फर्ज करें कि आपको वॉशर सेल किया और उसके साथ मैनुअल दिया कस्टमर को और कहा कि ये 1 साल तक जो स्पेसिफिकेशंस एक्सप्लेन किए हैं, जो जो फंक्शंस बताए, कैसे इस काम करेंगे, अगर कोई भी काम ना करे तो आप अपनी वॉशर्स को ले आइएगा, हम रिप्लेस कर देंगे या उसको रिपेयर कर देंगे। तो इस टाइप की जो वारंटी है वो अश्योरेंस टाइप वारंटी कहलाएगी। A standard 1 year computer warranty against manufacturing defects is an example आगे। If a customer does not have the option to purchase a warranty separately, or if warranty is required by law, it is an assurance type warranty. यानी कि सेपरेटली अगर वो सर्विस टाइप वारंटी नहीं लेना चाहता, वो 1 ईयर टाइप वारंटी दी है, तो ये आपके पास अश्योरेंस टाइप वारंटी है। तो ये पूरी स्लाइड के अंदर कोई टेक्निकल कैलकुलेशन नहीं है, इसके अंदर सिर्फ उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि वारंटी की बेसिक्स आपको बताइए, बाकी इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। Warranty that provides a service in addition to assurance is a service type warranty. ये अब दूसरी कैटेगरी आ गई। An example is a warranty against customer inflicted damage such as to smartphone. अच्छा, ये इसकी एग्जाम्पल फर्ज करें कि वॉशर की एग्जाम्पल दी थी, वॉशर लेकर आ गया, आपने पूरी फैमिली के कपड़े उसमें डंप किए, पता चला वो सारे डैमेज हो गए, उसके कलर खराब हो गए या कुछ भी हो गया, मेरा लॉस हो गया, मैंने कंप्लेन लेके कंपनी चला गया, ठीक है। या इससे अच्छी मैं एग्जांपल दूं कि मैंने कोई हेयर ड्रायर लिया बालों के करने के लिए,
ठीक है, ड्राई करने के लिए। अब वो जैसे ही किया तो पता चला मेरे को इन्फेक्शन हो गया। अब वो मैं कंप्लेंट लेके वहां चला गया। ठीक, अब वो मेरा हॉस्पिटल पे जो इलाज करेंगे दैट इज अ सर्विस स्टाफ वारंटी है, नॉट द एश्योरेंस स्टाफ वारंटी, क्योंकि उनके प्रोडक्ट से डैमेज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास वारंटी दैट कैन बी परचेज सेपरेटली बाय द कस्टमर इज अ सर्विस स्टाफ वारंटी। Service type warranties are more likely to have a longer coverage periods than the assurance type warranties. अच्छा, इसका पीरियड आपके पास नॉर्मली 2 साल, 3 साल, 4 साल से ज्यादा हो सकता है सर्विस टाइप वारंटी की। अकाउंटिंग, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है? नो अश्योरेंस टाइप वारंटीज आर नॉट अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, नो ट्रांजैक्शन प्राइस इज एलोकेटेड टू द वारंटी। अच्छा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छा उस वक्त समझ में आता है कि अगर आपने एक अगर आईएफआरएस की बात करूं तो आईएफआरएस 15 है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स, और नॉर्मली जो यूएफएफए के जो यूएस गैप है उसमें हम रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे। हमारे कोर्स का हिस्सा है, अभी आगे इंशाल्लाह कुछ ही क्लासेस में आ जाएगा कि आपके पास जो नया मॉडल रेवेन्यू रिकग्निशन के लिए आया है उसमें क्या पैटर्न है कि आपने ट्रांजेक्शन प्राइस को अलग अलग एलोकेट करना है। ठीक है, बहरहाल यहाँ समझा देते हैं। इसमें आपके पास फर्ज करें कि आपने प्रोडक्ट सेल किया, और प्रोडक्ट सेल करने के बाद ये कह रहे हैं, कंपनी ये कहती है कि 1 साल तक अगर प्रोडक्ट को कुछ भी नहीं हुआ तो हम आपको, अगर सॉरी प्रोडक्ट को कोई खराबी हो गई, कोई डैमेज हो गया, कोई पार्ट वर्क नहीं कर रहा तो हम उसको रिप्लेस करके देंगे। ठीक है ना, तो ये अश्योरेंस टाइप गारंटी है। उसके बाद कंपनी ने एक ऑफर दी कि जैसे एयर कंडीशनर्स की एग्जांपल दूं यार, हमारे कराची में तो नॉर्मली बाहर भी हो रही होगी और दुबई वगैरह में एयर कंडीशनर सेल करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको विद इन दी 1 ईयर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको रिपेयर कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर ये प्रॉपरली काम करते करते ये 2, 3, 4 साल तक, 5 साल तक हम आपको सर्विस वारंटी देते हैं। सर्विस का मतलब ये है जब आपका एसी काम ना कर रहा हो, खराब हो, आप हमें कॉल करें कंपनी को, कंपनी का बंदा आएगा, वो आपको सर्विस कर देगा और उसके चार्जेस ले जाएगा। लेकिन वो नॉमिनल चार्जेस होते हैं और नॉर्मल मार्केट से कम में आपको ऑफर करते हैं। तो वो सर्विस टाइप वारंटी हो गई आपके पास कि वो सर्विसेज दे रहा है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपने नंबर डायल किया, मोबाइल निकाला, बताया यार एसी काम नहीं कर रहा, वो आपका एड्रेस निकालेंगे, आपके घर आया, आपको एयर कंडीशनर ठीक करके आपके नॉमिनल चार्जेस लेके चला गया। दैट इज कॉल्ड दिस सर्विस टाइप वारंटी। ठीक है ना, तो अश्योरेंस टाइप वारंटी की अलग से कोई अमाउंट आपने एलोकेट नहीं करनी, वो उसी रेवेन्यू में रिकग्नाइज करना है। अच्छा, ये दोबारा हमें जूम को पहले 1 मिनट रह गया, रिज्वाइन करें, दोबारा से हम इसको दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है।